पहले पूछ के आइए जी। आते साथ ही मैंने जो टॉपिक निकाल लिया यहाँ पर अनाटमी में ही, पिलर सिस्टम कह दें, ठीक है, अरेंजमेंट है वास्कुलर बंडल्स की। आप कहेंगे कहाँ से स्टार्ट कर लिया, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। असल में एक टॉपिक टीटोफाइट में बाबर जो है साहब ने स्किप किया था, वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट। और अक्सर लोग इस पिलर सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ते नहीं है या टफ समझते हैं। या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज थोड़ा मैं स्लो बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैंने ज़्यादातर टाइम इन्हीं टॉपिक्स पे लगाना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते एनाटॉमी में, जिसकी वजह से यहाँ से आने वाले क्वेश्चन जो है ना वो स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, हम डायग्राम से स्टार्ट कर लेते हैं। ए लिखा हुआ है, उसी के नीचे आपको डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर साथ ही सी, डी, ई, एफ, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपको बता दूं, ए एंड बी यहाँ पर लिखा हुआ है कंजाइंट, जो है अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं कंजाइंट वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट, कंजाइंट। जब हम वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो दो तरह की अरेंजमेंट होती है, एक रेडियल है और दूसरी कंजाइंट होती है। पहले आपको कंजाइंट बता देते हैं, उसके बाद साथ ही आपको रेडियल बता देंगे ताकि आपको दोनों का फर्क पता चल जाए। जैसे कि डायग्राम ए बी के अंदर या डायग्राम सी में ऊपर मेंशन किया हुआ है, फ्लूइड मेंशन किया हुआ है जो लाइट कलर में है, और इस तरीके से जालम मेंशन किया हुआ है जो डार्क कलर में है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जालम और फ्लोएम जो है वो सेपरेट वास्कुलर बंडल बना रहे हैं, ठीक है। मतलब एक साइड पे आपको ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ फ्लोएम दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ आपको जालम दिखाई दे रहा है। ये हमने कहा, ये जो अरेंजमेंट होती है इसको हम नाम देते हैं कॉन्जाइंट का। इसी के साथ आपको रेडियल जो कि प्रिमिटिव है वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट, वो आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल करें इसको जी, और मजीद। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पे आपको के दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ठीक है, ये आपको साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं जाइलम और फ्लोएम। जहाँ डायग्राम के नीचे के लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम आपको साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं। वो इकट्ठे मौजूद नहीं है, ठीक है, साइड बाय साइड। इसको नाम देते हैं रेडियल अरेंजमेंट। और इससे पहले जो आपको बताई है वो है कंजाइंट। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ज्यादातर हम इसी कंजाइंट की तरफ रहेंगे। वापस जाइए कंजाइंट की तरफ। ये जो रेडियल है ये प्रीमिटिव है, प्रीमिटिव अरेंजमेंट है। कंजाइंट में देखिएगा, इसमें फर्दर इसकी टाइप्स है, इसमें बताया हुआ है कि ये ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। ओपन क्लोज का फर्क बता देते हैं जो लोग पहली बार अनाटमी को काफी अर्से बाद पढ़ रहे हैं। अगर वास्कुलर कैम्बियम जहां पर मेंशन की हुई है डायग्राम ए के अंदर, सी के अंदर मेंशन नहीं है वास्कुलर कैम्बियम, ए के अंदर कैम्बियम मेंशन है। अगर कैम्बियम मौजूद है तो उसको ओपन का नाम देंगे, और अगर कैम्बियम मौजूद नहीं है तो उसको हम क्लोज का नाम देंगे। बस इतना ही बताना था, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किसके अंदर ओपन होनी चाहिए, किसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। मतलब मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी, वुड किसके अंदर मौजूद है, मोनोकार्ड के अंदर मौजूद है, डाई कार्ड के अंदर, तो आप बताएंगे मुझे डाई कार्ड के अंदर मौजूद है। जिम्नोस्पर्म के अंदर वुड मौजूद है या नहीं, आप मुझे बताएंगे मौजूद है। मतलब जो ओपन होगी किसके अंदर, जिम्नो के अंदर, और एनजीओ में से किसके अंदर, डाई कार्ड के अंदर। जो मोनोकार्ड है उसके अंदर हमने कहा कि इसको हम क्लोज का नाम देंगे। कौन सा, कंजाइंट एंड क्लोज। अच्छा, कंजाइंट की फर्दर मजीद टाइप्स बताई हुई है, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। वो भी आपको डायग्राम ई देख रहे हैं आप, वहां पर आपको दिखाई दे रहा है फ्लोएम अगर आउटर और इनर दोनों साइड पर मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं बाइकोलेटरल अरेंजमेंट। और अगर फ्लोएम सिर्फ आउटर साइड पे मौजूद है, जाइलम इनर साइड पे मौजूद है, जैसा कि आप ए और सी के अंदर देख रहे हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोलेटरल का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, मेन आपको पढ़ाने का मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसका अरेंजमेंट का पता भी होगा, कहेंगे क्या हमारा टाइम जाया कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं और आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आप बताएं कि इसके अंदर अरेंजमेंट कौन सी है वास्कुलर बंडल की, कोलेटरल है या बाई कोलेटरल है
या रेडियल है। मिसाल के तौर पे कोलेट्रल की यहाँ पर एग्जांपल मेंशन की हुई है हेलियंथस के अंदर, ठीक है। तो हेलियंथस हेलियंथस के अंदर क्या है, क्योंकि डाइकाट है, इसके अंदर ओपन होगी, ठीक है, कोलेट्रल अरेंजमेंट होगी, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और क्लोज है, क्लोज में आपको बता दिया कि वो मोनोकार्ड के अंदर मौजूद होती है। इस तरीके से बाइकोलेटरल जो अरेंजमेंट है, ये भी खास तौर पे कई बार एमसीक्यूज में पूछा हुआ है इससे पहले भी, कि बाइकोलेटरल कंजाइंट ये अरेंजमेंट कौन से प्लांट के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर कुकर बटेसी का खास तौर पे मेंशन किया हुआ है। इस फैमिली के अंदर जो वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है उसको हम नाम देते हैं बाइकोलेटरल का, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से ये भी थोड़ा बहुत इसकी एग्जाम्पल को भी तैयार करेंगे। अच्छा, एक और है वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट, उसको नाम देते हैं कंसेंट्रिक। मजीद नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन करें जी। कंसेंट्रिक किसको कहते हैं, कंसेंट्रिक, जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कंसेंट्रिक। इसमें दिखाया हुआ है कि एक कोई एक वास्कुलर बंडल मतलब जालम या फ्लोएम दूसरे को कंप्लीटली तौर पे अगर सराउंड करें, जैसा कि डायग्राम जी के अंदर मेंशन किया हुआ है, एच के अंदर, आई के अंदर, जे के अंदर, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, ये कंसेंट्रिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जी और आई के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एक में जालम अंदर की तरफ है और दूसरी में जालम बाहर की तरफ है। अगर जालम टोटली तौर पर फ्लोएम को सराउंड करे, जैसा कि डायग्राम आई के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो इसको नाम देते हैं एम्फी वेसल का। और अगर फ्लोएम क्या कर रहा है, टोटली तौर पे सराउंड कर रहा है जाइलम को, इसको हम नाम देते हैं एम्फीक्राइबल का, ठीक है। तो ये फिर भी आपके के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख लीजिएगा कि किसके अंदर एम्फीक्राइबल है। आमतौर पे फर्न्स के अंदर आपको जो अरेंजमेंट दिखाई देती है वास्कुलर बंडल की, वो एम्फीक्राइबल होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो प्लांट के नाम लेना चाहूंगा, ड्रासिना का और यूका का। उसके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन उसको अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। ये आप अपने पास नोट कर लेंगे, यूका, ड्रासिना। आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे मोनोकार्ट है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, तो ये आप लोग उसके अंदर लाजमी तौर पर देखेंगे। अच्छा, एक और, अब आप, मैं एक चीज़ यहाँ पर भूल गया था इनको जब मैंने बताया कि आज मैं पढ़ाऊंगा स्लाइड्स वगैरह कुछ, लीफ गैप और लीफ ट्रेस, उसकी अगर डायग्राम अगर आप नेट पे सर्च कर लें अभी साथ ही, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको समझना। एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लीफ गैप और लीफ ट्रेस के हवाले से, ये इंटरव्यू के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा टेस्ट में भी, रिटर्न में भी आमतौर पे पूछ लिया जाता है लीफ गैप का और लीफ ट्रेस का। लीफ ट्रेस आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप स्टेम की तरफ बात करते हैं, स्टेम से अगर हम लीफ की तरफ जाएं, तो वो वास्कुलर सप्लाई, ठीक है, वो वास्कुलर बंडल जो कि स्टेम से लीफ की तरफ जा रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं लीफ ट्रेस का। और उसके ऊपर पैरन का मेस्टस टिश्यू मौजूद होते हैं, उसकी अडॉक्सियल साइड कह लें या उसकी अपर साइड पे, उसको हम नाम देते हैं लीफ कैप का। यहाँ पर मैं रीड कर देता हूँ, लीफ ट्रेस इज अ वास्कुलर बंडल दैट कनेक्ट द वास्कुलर सिस्टम ऑफ द लीफ विद दैट ऑफ द स्टेम, उसको हम नाम देते हैं लीफ ट्रेस का। और उसके ऊपर जो कि मौजूद हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यूज, उसको हम नाम देते हैं लीफ कैप का। ये बात आपको फंड्स के अंदर भी अक्सर पढ़ने को मिलेगी, लीफ कैप और लीफ ट्रेस के बारे में, उसको आप लाजमी तौर पर पढ़ के जाइएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे फंड में से भी पूछ लेंगे, या अनाटमी की बात आएगी तो यहाँ पे भी आपसे पूछ लेंगे। बहरहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है यहाँ पर, जी यहाँ पर हाँ जी, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एनाटॉमी में, देखिए कंपैरिजन एनाटॉमी करें आप, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, इसको तो आप बहुत अच्छे से जो है ना वो तैयार कर लें बहुत अच्छे से। इसमें से क्वेश्चन लाजमी तौर पर आपसे पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्क्रीन में जो देखने को मिल रही है हमारे पास डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। अब जो असल में आपने, फिर बता रहा हूँ, डाटा आपके पास बहुत सारा होगा आखिरी दिन में और आप कहेंगे कि हमें कहाँ पर फंसा दिया इतना सारा डाटा देकर, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप वक्त के साथ साथ अपना डाटा शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएंगे। हाइपोडर्मस का फर्क नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, जहाँ यहाँ पे मेंशन आपसे पूछा नहीं जाता।
कॉर्टेक्स का यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, और वहां पर जो मोनोकॉट स्टेम है इस पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस मैस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंडोडर्मिस का बेबी लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट सेल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिसाइकल, अच्छा, यूजली कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स बिटवीन वास्कुलर बंडल, और ये बताया हुआ है डाइकॉट स्टेम के अंदर। मोनोकॉट स्टेम में बताया हुआ है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट टिश्यूज, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि जो पेरिसाइकिल जो है वो प्रोमिनेंट मौजूद है डाइकॉट स्टेम के अंदर, और मोनोकॉट स्टेम के अंदर वो डिस्टिंक्ट टिश्यूज उसके मौजूद नहीं है, मतलब वाजिया टिश्यूज के मौजूद नहीं है। मेडुलरी रेस को छोड़ दे, पित्त की तरफ बात करते हैं। पित्त इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंपैरिजन में भी, कि यहाँ पर बताया हुआ है कि पित्त मौजूद है, ठीक है, डाइकॉट स्टेम के अंदर, जबकि साथ मोनोकॉट का बताया हुआ है कि सेकंड ऑप्शन में वहां पे लिखा हुआ है कि जहां पर पित्त जो है वो मौजूद नहीं है। ये आप अपने पास नोट कर लेंगे, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के जो पॉइंट्स है ये आपसे लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है, वास्कुलर बंडल के बारे में बताया, कोलेट्रल है एंड ओपन है। देखिए वही बात आ गई, कोलेट्रल ओपन, ये आपको तरतीब याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अंदर कोलेट्रल एंड क्लोज है मोनोकॉट स्टेम, अभी आपको बता दिया, ठीक है। एक और बहुत बड़ा फर्क है कि वास्कुलर बंडल जो है वो रिंग फॉर्म में होते हैं डाइकॉट स्टेम में, जबकि मोनोकॉट में क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। इसको तो आपको समझ लें, अंडरलाइन कर लें, अच्छे से हाईलाइट कर लें, ये आपसे किसी भी टाइम पूछा जाए किसी भी पेपर में, ये आपको अच्छे से फर्क पता होना चाहिए, ये फर्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा लिखा हुआ है प्रेजेंट है, और वहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट में। और बंडल शीथ एब्सेंट है डाइकॉट स्टेम में, और बंडल शीथ स्ट्रांगली डेवलप है मोनोकॉट स्टेम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ये बातें आपसे पूछी जाती है। ये आपको डाइकॉट स्टेम का बताया था। इसके बाद डाइकॉट स्टेम यानी कि मोनोकॉट स्टेम, इसके बाद रूट की तरफ आ जाते हैं। रूट वाली स्लाइड दिखाइएगा। हाँ जी, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। देखिए आप कहेंगे कि हमें ये तो बता नहीं रहे कि सबसे बाहर क्या मौजूद है, कॉर्क है, उसके बाद कॉर्केम्बियम है, कॉर्टेक्स है, या फ्लोएम मौजूद है, वास्कुलर कैम्बियम है। देखिए वो अरेंजमेंट है, तकरीबन आप तैयार कर लेंगे डाइकॉट के अंदर और मोनोकॉट के अंदर। एक बात आपको वाज़ेह तौर पर पता है, वास्कुलर कैम्बियम डाइकॉट, ये डाइकॉट में मौजूद है, मोनोकॉट में एब्सेंट है। और पिच से हम आगे कॉर्क की तरफ जाते हैं, स्टेम की तरफ, स्टेम में जाएं चाहे रूट के अंदर जाएं, वो टिश्यूज कौन कौन से मौजूद हैं वो हमें पता होता है। लेकिन हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे तो हमें पता होगा कि किस प्लांट के अंदर या कौन से पॉइंट्स हम उनको, उनके बेस पर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, डाइकॉट रूट बताया हुआ है और मोनोकॉट रूट बताया हुआ है। जाइलम बंडल के बारे में बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ये बातें देखें गैर अहम नहीं है, ये बातें बहुत अहम है। ये पहले एक बार पेपर में पूछा हुआ है आपसे कि जो नंबर हैं वो 2 to 6 होते हैं डाइकॉट स्टेम में, जाइलम बंडल, ठीक है। और जो मोनोकॉट रूट है वहां पर लिखता है कि न्यूमरस होते हैं, तकरीबन 20 तक होते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट पे जहां मैंने रीड किया हुआ है वहां पर मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन इनके नंबर जो है वो हम कहते हैं कि 20 तक होते हैं मोनोकॉट रूट के अंदर। तो ये आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। पिथ जो है देखें, इतना क्लियर फर्क आ रहा कि सुमाल है या एब्सेंट है डाइकॉट रूट के अंदर, और मोनोकॉट के अंदर मौजूद, वो कह रहे हैं कि वेल डेवलप पिथ जो है ये मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिसाइकिल का बताया हुआ है, पेरिसाइकिल डाइकॉट में क्या करती है, लेटरल रूट भी इधर से निकलती हैं पेरिसाइकिल से, इसके अलावा कैम्बियम की डेवलपमेंट भी पेरिसाइकिल से होती है। मोनोकॉट में इसका रोल क्या है, सिर्फ लेटरल रूट जो है यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद कैम्बियम का बताया हुआ है कि ठीक है मौजूद है डाइकॉट रूट के अंदर, मोनोकॉट में लिखा हुआ है ऑल टुगेदर एब्सेंट है। देखिए ये जो कंपैरिजन आपको बताया, इंशाल्लाह इसी में से ही आपके कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आएंगे। अभी तक जो पढ़ा है एनाटॉमी में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे अच्छे से तैयार कर लें जैसे आपको अपना नाम तैयार है। जी आगे चलिएगा। हाँ, वेसल और ट्रैकिड्स का थोड़ा सा फर्क देख लीजिएगा, वेसल एंड ट्रैकिड्स का।
वैसे देखें, आपको अगर डायग्राम में आप सर्च कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूँगा। जो वेसल्स है वो एंड टू एंड मीट करती हैं, जबकि ट्रैकिड्स हैं वो क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, ट्रैकिड्स देखने को मिलती है, और एंजियोस्पर्म के अंदर आपको ज़्यादा वेसल्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा मैं अपनी बुक से ही इसको थोड़ा सा मजीद कोई पॉइंट है तो रीड कर देता हूँ। हाँ जी, इसमें लेंथ को छोड़ दें कि कितनी उसकी लेंथ है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बताया हुआ सेकंड पॉइंट में खास तौर पे टेपरिंग एंड वॉल्स होती हैं ट्रैकिड्स के अंदर, और जो वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो हमने कहा कि उसके अंदर वो एंड टू एंड मीट करती हैं, ट्यूबुलर होती हैं। ठीक है, उनमें क्रॉस वॉल नहीं होती और वो एंड टू एंड मीट करती हैं। और जो ट्रैकिड्स है वो ट्यूबुलर नहीं होती, नॉट ट्यूबुलर। ठीक है। उसके अलावा बताया हुआ है कि उनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स जो है ज़्यादातर मौजूद होती हैं ट्रैकिड्स के अंदर। ये थोड़ा सा एक आपको कंपैरिजन देना था। आगे चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, हमारे पास ठीक है जी, स्लाइड ही देखना चाह रहा था। हाँ, ये प्राइमरी जालम और इसके अलावा प्राइमरी फ्लोएम यानी कि सेकेंडरी जालम, इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। फिर इधर इसे मैं देख कर बता देता हूँ। प्राइमरी जालम में बताया हुआ है कि इसकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से बनती है, ये प्रोकेम्बियम से बनती है। और जो सेकेंडरी जालम है उसका बताया हुआ है कि ये वास्कुलर कैम्बियम से बनती है। ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी जालम क्या होती है, एंड आर्क हो सकती है, मीज आर्क हो सकती है, या एक्स आर्क हो सकती है। ये क्या अरेंजमेंट है, इसमें आप प्रोटोजालम और मेटाजालम का आप फर्क जो है वो लाजमी तौर पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अरेंजमेंट का, कि कौन सी एंड आर्क होती है, कौन सी एक्स आर्क होती है। और कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी जालम में आपको ऐसी कोई डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नंबर 5 है कि मेडुलरी रेज कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द रे इनिशियल। बल्कि इसको भी छोड़ देते ना, गहराई में नहीं पूछा जाता। जो इंपॉर्टेंट है वो नंबर 6 पॉइंट है, डू नॉट कंटेन टाइलोसिस। प्राइमरी जालम में आपको टाइलोसिस देखने को नहीं मिलती, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर, जालम के अंदर आपको टाइलोसिस देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा प्राइमरी जालम के अंदर आपको एनुअल रिंग देखने को नहीं मिलती, जबकि सेकेंडरी के अंदर आपको एनुअल रिंग देखने को मिलती है। प्राइमरी जालम जो है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सैप एंड हार्टवुड, इसमें हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करते बल्कि उसको करते हैं। और जालम फाइबर्स क्या होते हैं, फ्यू एवर इन नंबर्स। बस ये जो पॉइंट है ना आपके 6, 7 और 8, ठीक है, ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। और शुरू में जो पहला पॉइंट आपको बताया हुआ है कि इनकी डेवलपमेंट किससे होती है, आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आए। प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम, इसका फर्क ये वैसे ही बताया हुआ है कि प्रोकेम्बियम से होता है प्राइमरी फ्लोएम, और वो सेकेंडरी जो है वो वास्कुलर कैम्बियम से। और प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम एलिमेंट्स वो कहते हैं यहाँ पर क्लियरली यानी कि मौजूद होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज लेस डेवलप है। सेक्लेराइड्स आर जनरली नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम। सेक्लेराइड मौजूद नहीं होते प्राइमरी फ्लोएम के अंदर, सेकेंडरी के अंदर क्या है, ये मौजूद होते हैं। बस यही पॉइंट इसमें देखने थे। नेक्स्ट आगे जाइएगा। अच्छा, एक स्लाइड थी सैपवुड और हार्टवुड की, मैं ये नहीं पढ़ना चाहूंगा। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि एक एमसीक्यू लास्ट टाइम आया हुआ था कि जैसे स्टेम जो है, ये इसका फोटो लेने का मेन मकसद ये था कि एमसीक्यू माइंड में आ जाएगा। जैसे एक प्लांट जो है उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके अंदर जो हार्टवुड है उसका डायमीटर ज्यादा आपको देखने मिलेगा बानिस्बत सैपवुड के, या कम देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यूज आपसे ये पूछा हुआ था लास्ट टाइम। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, उसके अंदर हार्टवुड जो है या नॉन कंडक्टिव वुड, उसका डायमीटर जो है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब प्रोटोजालम और मेटाजालम, इसी का फर्क बताया हुआ है। यहाँ पर भी पढ़ना मुश्किल हो गया है। ठीक है, इसमें स्लाइड खास तौर पे जो मैंने हाईलाइट की है, नंबर 1 पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अगर
बुक पे पेज नंबर है आई थिंक। नंबर 1 पॉइंट को आप छोड़ ही दें, अगर मुझे खुद भी इधर ढूंढने में फिर फर्दर टाइम लगेगा, मालूम नहीं पेज पे कौन सा पेज नंबर था। सर टेबल नंबर 48.3 है, टेबल नंबर 48.3 आप आगे ढूंढ जी लें। वो टेबल सारे इकट्ठे दिए हुए हैं असल में, यहाँ पर बुक से मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलें बहरहाल आप इसको देख लें कि इसका आपने एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना। मेन पॉइंट जैसा टेलोसिस आर नॉट फाउंड इन प्रोटोजालम वेसल, लेकिन वहां पर बताया हुआ है मेटाजालम के अंदर टेलोसिस जो है वो मौजूद होते हैं। इस तरह का जो पॉइंट्स है हाईलाइट किए हुए हैं, जो मैंने पढ़े थे पहले ही पढ़े थे, उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ था। एनुलर और स्पाइरल वेसल मौजूद होती हैं, ये भी यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट के तौर पर मौजूद है। 3 ही पॉइंट यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ठीक है। सीव एरियाज आर इनकॉन्स्पाइकुअस, वाजिया नहीं होते, एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में सीव एरिया, ठीक है। और मेटाजालम में बताया हुआ है कि इन द मेटाफ्लोएम सीव एरिया जो है वो मौजूद होते हैं, कंस्पाइकुअस होते हैं, वाजिया होते हैं। और इसके अलावा बताया है कंपेनियन सेल में भी एब्सेंट या प्रेजेंट, जबकि कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट किसके अंदर, मेटाफ्लोएम के अंदर। ये पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। इस तरीके से प्रोटोजालम और मेटाजालम के में भी यही टेलोसिस का बताया हुआ है। जी नेक्स्ट स्लाइड, ये हो चुकी है। ठीक है, बुक में से, हाँ बुक में से आप यानी कि जो कुछ डाटा था बताना था आपको वो मैंने बता दिया। बहरहाल जो मैंने कुछ खुद पॉइंट्स बनाए हुए थे अपनी टेक्स्ट इसी बुक में से पढ़ के नोट्स की सूरत में, वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। जी अच्छा, देखिए सेल वॉल जो है उसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, मिडल लैमेला किस चीज़ की बनी हुई है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये थोड़ा इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर था सेल वॉल का, मैंने कहा वो पॉइंट की सूरत में बना के आपको सामने शेयर कर दें कि इसमें से आमतौर पे पूछ लिया जाता है ग्लूकोज के कितने मालिक्यूल होते हैं। देखिए ये वो मैंने डाटा लिया जो कि पाकिस्तानी या कारवान बुक में है, ठीक है। इस डाटा की अथेंटिसिटी इतनी ज्यादा मैं नहीं रिलाई करता पाकिस्तानी बुक्स पे। 12 चीजों का फर्दर कंफर्म कर लीजिएगा कितने ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं। ये इसमें से क्वेश्चन अल्ट्रा स्ट्रक्चर में से पहले पूछे हुए हैं सेल वॉल के। तो आप इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 3000 से 6000 सेल्स ग्लूकोज के मिलकर वो बना देते हैं सेलुलोज का मालिक्यूल। फिर फर्दर वो कहते हैं 100 सेलुलोज के मालिक्यूल्स वो कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये माइसेल बनाते हैं, एक माइसेल बनाते हैं। और ये माइसेल आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, माइसेलर सिस्टम बनाते हैं। जिसमें बताता है कि फर्दर ये बंडल ऑफ माइसेल ये मिलकर क्या बनाते हैं, इन्हीं के बंडल मिलकर माइक्रो फाइबर्स बनाते हैं। और हर एक माइक्रो फाइबर के अंदर कितने सेलुलोज मालिक्यूल होते हैं, तकरीबन 2000 सेलुलोज मालिक्यूल मौजूद है या 20 माइसेल मौजूद हैं। और फर्दर से बताया कि हर एक माइक्रो फाइबर जो है वो फर्दर मिलकर क्या बनाता है, मैक्रो फाइब्रल्स बनाते हैं। और उसके अंदर सेलुलोज के मालिक्यूल की तादाद 5 लाख जो है आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ये कुछ आंकड़े थे जो आपसे डिस्कस करने थे। तो ये आप इसको फर्दर कंफर्म भी कर लेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, इसमें से भी एक बार एमसीक्यूज पूछा हुआ था तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेल थ्योरीज हैं। ये भी तकरीबन अभी फिलहाल मैं देख रहा था पाकिस्तानी बुक से ही थोड़ा सा पढ़ के इनका थोड़ा थोड़ा हिंट लिया। यानी कि बताने का मकसद था कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं बार बार आप लोग को इसलिए बताता हूँ कि पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या आप पीपीएससी में वहां पर मौजूद होते हैं। मैं बहुत टाइम से 2015 से और उससे पहले भी कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट दिए थे, तो उस वक्त से मुसलसल माइंड में क्वेश्चन रह जाते हैं। मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लें। ये एपिकल सेल थ्योरी है, इसमें बताया हुआ कि एक या एक से ज्यादा
इनिशियल्स मौजूद होते हैं और वही डिवाइड करके तमाम जो है वो उसके में प्लांट के सेल बनाते हैं या उनके टिश्यूज बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं एपिकल सेल थ्योरी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हिस्टोजन थ्योरी बताई हुई है। उसमें बताया हुआ है डर्मेटोजन, ये क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है। उसमें 2-3 लेयर्स जो है वो मार्क की थी कि मौजूद होते हैं। डर्मेटोजन मौजूद होती है, पेरिबलम मौजूद होती है और प्लेरोम मौजूद होती है। इसमें यही बताया था जो डर्मेटोजन वो एपिडर्मिस बनाती है, पेरिबलम कॉर्टेक्स बनाती है और प्लेरोम जो है वो स्टील बनाती है। यहाँ पर मेरे पास इस वक्त पांडे की बुक भी मौजूद है। उसमें भी इससे रिलेटेड डर्मेटोजन से मुतालिक क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए थे। मैं बाद में लेक्चर के बाद आपसे पूछ लूंगा और पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं अनाटमी में। उसके बाद इसका ड्रॉबैक बताया हुआ कि नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन पेरिबलम एंड प्लेरोम। उसके बाद टुनिका कार्पस थ्योरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूछा होता है कौन सा साइंटिस्ट है उसने पेश की। साइंटिस्ट आप लाजमी तौर पे देखेंगे हर एक थ्योरी का और बताएंगे 2 लेयर है, टुनिका है, सिंगल लेयर है या फ्यू लेयर्स ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है और उससे नीचे फर्दर क्या मौजूद है, कार्पस मौजूद है। वो लेस होमोजीनस होती है देन टुनिका लेयर। उसमें फर्दर उसी को ही उसके 3 हिस्से बताए हुए, 3 पार्ट्स बताए हैं। सेंट्रल मदर सेल जोन है, उसको कार्पस इनिशियल का नाम दिया है। इसके अलावा रिम मेरिस्टेम मौजूद होता है या पेरिफेरल मेरिस्टेम मौजूद होती है। ये 3 पार्ट्स बताए हुए हैं इसके कार्पस के। तो टुनिका कार्पस थ्योरी को देखेंगे कि टुनिका के सेल्स कहाँ पर मौजूद हैं और कार्पस के सेल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं और फर्दर ये कौन से प्लांट के बॉडी पार्ट्स जो है वो बनाते हैं। साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी है, ये तो मैं खुद ही अक्सर छोड़ दिया करता था, बस यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिख लिए हैं तो पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा जी। जहाँ पर बताया हुआ है कि साइकस में बताया हुआ है और जिंको में बताया हुआ है सरफेस मेरिस्टेम मौजूद होती है, रिब मेरिस्टेम मौजूद होती है और पेरिफेरल मेरिस्टेम मौजूद होती है साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी के मुताबिक। जिनको में बताया है 5 लेयर मौजूद है, सरफेस मेरिस्टेम मौजूद है, जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल मौजूद है, रिम मेरिस्टेम मौजूद है, पेरिफेरल मेरिस्टेम मौजूद है, कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन मौजूद है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ आपसे लेयर्स या जोन आपसे पूछे जा सकते हैं साइकस में भी और जिंको में भी। इसको आप तैयार करेंगे, इनके नाम अगर आपसे तैयार हो सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। मैं अक्सर जो है ये थ्योरी छोड़ दिया करता था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताए हुए टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। सबसे पहले अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि पैरेन्काइमा को कोलनकाइमा सेल्स और सेक्लेरेन्काइमा सेल्स आपके पास कहीं पर मौजूद हो, उनकी डायग्राम मौजूद हो, आपसे ये कहा जाए कि इन तीनों में से कौन से पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा या सेक्लेरेन्काइमा है, इनको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे या पैरेन्काइमा की एक खसूसियत बता देंगे। तो पैरेन्काइमा को हम आमतौर पर कैरेक्टराइज ऐसे करते हैं कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो मौजूद होती है। ये क्वेश्चन भी एक बार एमसीक्यूज में पूछा हुआ था। इसके अलावा आप भी जानते हैं इनमें कोई थिकनिंग मौजूद नहीं होती पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। बहरहाल इनको हम कैसे पहचानते हैं वो पहचानने में यही बताया था कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो मौजूद होती है। टाइप्स बताई हुई है यहाँ पे, स्टोरेज पैरेन्काइमा है, एरेन्काइमा है। एरेन्काइमा भी पूछे जाते हैं कौन से प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी फर्दर आप एग्जांपल देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कोलनकाइमा बताए हुए हैं, एंगुलर कोलनकाइमा बताए हुए हैं। उसमें बताया हुआ कि अनइवन थिकनिंग मौजूद होती है इन एंगल्स ऑफ सेल, जैसे कुकर बीटा में। इसकी एग्जांपल भी बहुत पूछी जाती है कि एंगुलर कोलनकाइमा कौन सी फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, लेमिलर कोलनकाइमा आपको कौन से प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें बताया हुआ थिकनिंग ऑन टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द सेल्स, ठीक है, ये मौजूद होती है। इसके अलावा लेक्यूलर कोलनकाइमा बताए हुए थिकनिंग इन दोज पार्ट्स विच फेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, जैसा कि एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोजिटी का बताया हुआ है। तो ये आप कोलनकाइमा की जो टाइप्स है हमको अच्छे से तैयार करेंगे, ये पता होना चाहिए कौन सी टाइप कौन से प्लांट्स के अंदर मौजूद है। फाइबर का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, हमसे भी पूछा गया था 2015 में भी, और इसके अलावा आपसे टेस्ट में भी इससे मुतालिक बहुत सारा डाटा जो है वो पूछा जाता है। फाइबर को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जालरी फाइबर्स हैं, ठीक है, पहले नंबर पे। इसकी टाइप्स बताई हुई है, लिबरी फार्म है और फाइबर ट्रैक्यूड्स हैं। लिबरी फार्म का बताया हुआ है थिक वाल्ड होते हैं, सिंपल पिट्स मौजूद होती हैं इनमें। फाइबर ट्रैक्यूड्स में बताया हुआ है थिनर देन लिबरी फार्म और बट थिकर देन ट्रैक्यूड्स। और इनके अंदर क्या मौजूद होती हैं, इनके अंदर बॉर्डर पिट्स भी मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पे जाइएगा स्लाइड पे।
जहाँ पर एक्स्ट्रा ज़ारी फाइबर बताए हुए हैं। जी, एक्स्ट्रा ज़ारी फाइबर बताए हुए हैं, इसमें फ्लोएम फाइबर्स ओरिजिनेट इन प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम। कॉर्टिकल फाइबर बताए हुए हैं, ओरिजिनेट इन कॉर्टेक्स। पेरीवास्कुलर फाइबर बताए हुए हैं, पेरिफेरी ऑफ वास्कुलर सिलेंडर में मौजूद होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के वाले से फाइबर की, हार्ड फाइबर्स, उनमें हाई लिग्निन कंटेंट होता है, ये अबेका में मौजूद होते हैं, सिसाल में मौजूद होते हैं। सॉफ्ट फाइबर जूट में मौजूद होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, मतलब कहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल फाइबर्स और कॉर्टेज फाइबर्स, ब्रश फाइबर्स, फिलिंग फाइबर्स, ये आप देख लीजिएगा, 3-4 बातें यहाँ पर बताई हुए हैं। जी, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, फाइबर्स का टॉपिक आपको इसको आप अच्छे तरीके से माइंड में रख लें। इसमें से आपसे टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्लिराइड्स की टाइप बताई हुई है, ब्रैकीसेक्लिराइड्स हैं, कॉर्टेक्स में है, फ्लोएम में है, फ्लोएम एंड पिथ के अंदर मौजूद है, स्टेम के अंदर मौजूद है, फ्रूट्स के अंदर मौजूद है। मैक्रोसेक्लिराइड्स रॉड शेप होते हैं, ये कहाँ पर मौजूद है, टेस्ट ऑफ सीड कोट में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोसेक्लिराइड बोन शेप होते हैं, ये भी सीड कोट के अंदर मौजूद होते हैं। एस्ट्रोसेक्लिराइड स्टार शेप होते हैं और ये लीव्स ऑफ डाइकॉट में मौजूद होते हैं। फिलीफॉर्म सेक्लिराइड लॉन्ग है, सिलेंडर है। और इसके अलावा ट्राइकोसेक्लिराइड्स, ये क्या है, ब्रांच्ड है, थिन वाल है, रिजेंबलिंग द हेयर से रिजेंबल सकते हैं। ये आपको सेक्लिराइड्स की टाइप्स भी अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी, इसमें से भी लाजमी तौर पर आपका क्वेश्चन आता है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ जालम, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जालम और फ्लोएम के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। जालम में ट्रैकियो एलिमेंट्स मौजूद है, मतलब ट्रैक्यूल्स वेसल मौजूद है। इसके अलावा फाइबर्स हैं और पैरेन्काइमा है। फ्लोएम में कौन कौन से हैं, सीव एलिमेंट है, मतलब सीव ट्यूब है, सीव सेल मौजूद होता है, कंपेनियन सेल्स है फ्लोएम, पैरेन्काइमा और इसके अलावा फाइबर मौजूद होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, इसमें से पूछा जाता है। एग्जाम्पल भी पूछी जाती है, इनकी टाइप्स पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कौन से प्लांट में कौन सी टाइप के स्टोमेटा आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसकी अरेंजमेंट, मतलब नोमोसाइटिक में स्टोमेटा की अरेंजमेंट क्या है, सब्सिडी सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, एनिसोसाइटिक में पूछा जाता है, पैरासाइटिक में पूछा जाता है, डायसाइटिक में या एक्टिनोसाइटिक को। इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करेंगे स्टोमेटा की टाइप्स को। पहले बताया नोमोसाइटिक में नो सब्सिडी सेल्स और किसके अंदर मौजूद है, कुकर बटेसी में। मैनी सेल्स सिमिलर इन शेप साइज मौजूद है। एन आइसोसाइटिक 3 सब्सिडी सेल मौजूद होते हैं, कुकर बटेसी का ये करेक्टर है उसमें मौजूद होते हैं। पैरासाइटिक 1 और मोर सब्सिडी सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं। और माइमोसेसी फैमिली है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे पैरेलल विद द गार्ड सेल्स। पैरासाइटिक नाम से जाहिर है पैरेलल मौजूद होते हैं। और एन एसोसाइटिक वो हमने कहा कि कुकर बटेसी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा डायसाइटिक, ये क्या होते हैं, राइट एंगल पे मौजूद होते हैं। 2 सब्सिडी सेल्स हैं और वो गार्ड सेल से राइट एंगल पे मौजूद होंगे। किसके अंदर मौजूद है, कौन सी फैमिली के अंदर, कैरियोफाइलेसी का करेक्टर है। एक्टिनोसाइटिक है, मैनी सब्सिडी सेल्स, लार्ज एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द गार्ड सेल्स। ठीक है, ये जी आपको बताया। ग्लैंडुलर सेल्स नहीं करना चाहूंगा, ग्लैंडुलर सेल्स या ट्राइकोम इंपॉर्टेंट है भी सही, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनाटमी में यही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अलावा पेरिडर्म, पेरिबलम, इस तरह की टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। वो आपने बताना है कि पेरिड्रम में फर्दर कौन कौन से जो हैं टिश्यूज मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो इससे पहले कोलेट्रल बाई कोलेट्रल है, यहाँ पर एमसीक्यूज में देख रहा हूँ, मेरे पास बुक है, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज इनमें से पूछे हुए हैं। तो अनाटमी में आप यही कुछ कर लेंगे जो कुछ आपको चीज़ें बताई हैं कि डाइकाट, मोनोकाट, स्टेम, डाइकाट, मोनोकाट, रूट, इसकी अनाटमी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस सबसे पहले जो टॉपिक देखा स्टीलर सिस्टम का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपसे जो पैरन कायमा, कोलन कायमा, खासतौर पर सेक्लिराइड्स हैं, फाइबर्स हैं, इसके वाले से आपसे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। और वो कौन कौन से मोनोकाट है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यूका है, ड्रासीना है, इसके वाले से भी आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। जी, इतना कुछ ही आपसे शेयर करना चाह रहा था अनाटमी में। बाबर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। ऑलमोस्ट आपने एनाटमी को हर एस्पेक्ट से डिस्कस कर लिया है और
प्रीवियस जितने भी टेस्ट हुए हैं तकरीबन इसी हवाले से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं चीज़ों से मुतालिक पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा जो है मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक नोट्स पड़े हैं, वो मैं क्लास के बाद जो है ना वो शेयर कर दूँगा। तो उसमें भी कोई 20-25 पेजेस हैं और आई थिंक उसमें तकरीबन जितनी भी एनाटॉमी की मेजर टर्म्स हैं सारी वो उसमें डिस्कस की हुई हैं। वो मैं क्लास के बाद जो है ना वो शेयर कर दूँगा। तो उसको जो है वो शार्ट टाइम के लिए जो है ना वो बेहतरीन है। कंपैरिजन तो नहीं दिए हुए, बहरहाल टर्म्स उसमें सारी दी हुई हैं। तो अब कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं, सर मौजूद हैं। एक मिनट, मैंने शायद माइक अलाउ, एक मिनट मैं माइक अलाउ कर दूं। जी मैं एंड पे जी फिर अक्सर बाबा साहब यही क्वेश्चन ही जी लोगों सर। से ये बात ही डिस्कस करता हाँ हूँ। जी, मैंने तो माइक आप अलाउ ये कर ना दिया है सर। देखिए इस वक्त है आपके साथ कंपटीशन में कौन कौन लोग मौजूद है। जो अच्छे से प्रिपरेशन करेगा वो लाजमी जीतेगा, ठीक है। मतलब जो भी टाइम देगा इसको बुक्स को टाइम देगा वो लाजमी जीतेगा। और चाहे आपका फर्स्ट चांस है, चाहे आपका सेकंड है, चाहे आपका थर्ड है। मैं पहले बता रहा हूँ कि 2015 से अभी तक हमारे साथ दोस्त मौजूद है जो हर बार ये सोचते हैं अपियर होंगे, अभी तक अपियर नहीं हो रहे हैं। रीजन क्या है कि जी हमारी अभी तक प्रिपरेशन नहीं है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो अभी मैंने माइक अलाउ कर दिए हैं सारे, बाय मिस्टेक जो है माइक ऑफ थे। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं, माइक मैंने अलाउ कर दिया आपको। बाबर भाई और जगह भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर जगह की बात मैंने सुनी शुरू में कि वो बता रहे थे पार्क वाले कह रहे थे ना। तो हम भी 2012 से ही अप्लाई कर रहे हैं सोशल टेस्टों के अंदर। लेकिन बात वही है कि जाते थे और वैसे ही वापस आ जाते थे तैयारी के बिना। और ये था कि शुरू में सीटें भी ज़्यादा थी और कंपटीशन कम था। लेकिन डे बाई डे क्या है, अब मेरिट भी ऊपर जा रहा है और टेस्ट भी मुश्किल आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए अब कंपटीशन बढ़ गया है। तो आज पढ़ने का मौका मिला है क्योंकि हम भी टीचर हैं, छुट्टी पहली थी। तो जितना सारा दिन पढ़ा है जयराम भाई ने सारी बात को ना हमने समझने को बंद कर दिया। जितने मेन पॉइंट थे सारे के सारे सर ने बयान कर दिए हैं। मैं तो ये मशवरा दूंगा जो जी बच्चे इमरान भाई शॉर्ट बहुत मेहरबानी, मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहे हैं। सर बकर से बात करूँगा, सर बकर। अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक है इमरान भाई, मैंने सर बहुत मेहरबानी मैं इमरान भाई जी। दूसरा सर ये कि जो वो लोग जाते हैं ना शार्ट स्टडी करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जितने नोट्स आपने बना के पेश किए ना, मैं कहता सारा दिन मैंने पढ़ा है वो सारे आपने पूरा शार्ट बयान कर दिया। और इसको मतलब पढ़ ले तो मेरे ख्याल 100% डालेगा पेपर आउटपुट को। जी इमरान भाई बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी। मैं ये बात आप सबसे ना वो डिस्कस करना चाह रहा था कि अनाटमी में भी यही जो चीजें आपको बताई है ना, देखें आप सिर्फ डेली आप एक चीज ये इमेजिन कर लिया करें कि कल आपका टेस्ट है और आप टेस्ट में जा रहे हैं। अब एक ही दिन में आप कितनी अनाटमी, कितनी फिजियोलॉजी, कितनी इकोलॉजी, इतना कुछ आपने माइंड में लेके जाना होता है। और वो आपके लिए तब भी क्लियर कट पॉसिबल है। देखिए मैं आपको, अगर कोई आपको घर से भेजता है कि आप जाएं सब्जी ले आए, आप धनिया ले आए, मिर्चे ले आए, मतलब बहुत सारी बातें बता दे, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको क्लियर कट बातें बताई जाएंगी तो वो आप अपने हर किसी के माइंड में रहेगी। तो आप जितना इसको मजीद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जिस हद तक समरी बनाएंगे, अपने माइंड को आप याद दिलवाने के लिए ये जैसे उल्टे सीधे आपने कोड बनाने आप वो बनाएंगे, तब भी आप उधर जाके जो अपियर हो पाएंगे, मतलब अच्छे से टेस्ट जो है आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल ही। सर, बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। और बाबर साहब लास्ट पे जैसे लेक्चर एंड होगा तो कल का टॉपिक जरूर बता दीजिएगा कि कल कौन सा। ठीक है थैंक यू। सर, ठीक है, मैं क्लास के बाद फ़ौरन ही ग्रुप में अनाउंस कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक। सर सर प्रीवियस क्लास में आपने कहा था कि जो है वो मैं पाकिस्तानी बुक्स प्रेफर करूंगा कि आप उसी से तैयारी करें। अभी आप कह रहे हैं रिलाई नहीं करता, तो क्या करना चाहिए? हाँ जी मैं बेगम वो साहब, आपको, जी जी आपको ये बता दूं, ठीक है। लेकिन जो बात है मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीबन 2-3 साल से मैंने पढ़ना छोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले तक मैं पढ़ता था, तो जितना मैं कोई पाकिस्तानी बुक को मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। जब भी मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट है यहाँ पर मौजूद है वो भी जानते हैं, मैंने किसी पाकिस्तानी बुक से नहीं पढ़ाया, ठीक है।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त हैं यहाँ पर नहीं आ रहे हमारे पास इधर इसमें ग्रुप में नहीं आ रहे। ताहिर इस्लाम साहब हैं। 2018 में जब मैंने इंडियन बुक से तैयारी की थी, उसने पाकिस्तानी बुक से की थी। मेरे भी 62 मार्क्स थे और उनके भी 62 मार्क्स थे। फर्क जो आता है ना, वो इस चीज पे आ जाता है, जैसे कि ब्राव फाइट, टीटो फाइट्स के मैंने नोट्स शेयर किए, वहां पर ना कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, वहां से आपके लिए ना याद करना, मतलब मेरी मेहनत कम लग रही थी। वही चीजें वो भी तैयार कर रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत ज्यादा लग रही थी। बस ये फर्क इस हिसाब से आ जाता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको बताया हुआ है, आप लोगों को गारंटी दी हुई है कि अगर बीएससी की किताबें कारवान की या कोई भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, वहां से आपसे एमसीक्यू पूछे जाए, एक तो मिस हो जाए आपसे, एक से दूसरा ना हो। ठीक है, आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं इस हवाले से ऐड करना चाहूँगा। अक्सर जो है ना वो इनबॉक्स में मेंबर पूछ रहे होते हैं जी कौन सी बुक्स कर लें। जो है ये मैंने जैसे शेयर की थी, रेवन की बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स शेयर की थी, इसके अलावा कारवान की हैं। तो मैं पहले ये पूछता हूँ कि आपने बीएस में, बीएससी, एमएससी में कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? कारवान पढ़ी है, इल्मी पढ़ी है, या कोई फॉरेन अथर पढ़ा है? तो जिसने जो पढ़ा है मैं कहता हूँ आप उसी को पढ़ें। आप फिल वक्त नई बुक की तरफ ना जाएं, इस वक्त टाइम नहीं है। अगर आपने पहले कारवान पढ़ी हुई है तो आप उसी कारवान को ही पढ़ें, इल्मी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, या वशिष्ठा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वशिष्ठा को पढ़ा है बीएस में या बीएससी एमएससी में तो आप वशिष्ठा की पढ़ें, आपको कारवान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीज़ें वही होती हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से लिखा होता है। लेकिन जो बुक एक दफ़ा आप पढ़ चुके होते हैं ना, उसके इमेज आपके ब्रेन में स्टोर्ड होते हैं। जब उसको आप दूसरी दफ़ा प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपको पता होता है कि ये चीज़ इधर है, ये चीज़ मुझे यहाँ मिलेगी। जब आप नई बुक को बिल्कुल उठा ऐसे लेंगे। ही है बाबर साहब। बाकी ये जो पाकिस्तानी बुक्स की भी बात कर लेना, ठीक है, मैं आपको ये सच्ची बता रहा हूँ, ये सारे आथर्स हैं, इनको भी हम जानते हैं, हमारे पास आते थे ये। ठीक है, इनको खुद पता नहीं होता इन्होंने बुक में क्या लिखा है, कहाँ से इनके पास ना, इनके पास सच्ची बात है, इतनी अकेडमीज पढ़ा रहे होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता किताबें लिखने का। वही इंडियन कॉपी बुक्स उठाई, उन्हीं को कॉपी वगैरह कर लिया। ठीक है, वहीं से कॉपी कर रहे होते हैं। आप जिक्र जिंजा है ना, उसको मैच कर लीजिएगा डाटा को। आप कुछ शार्ट कर लें वो अलग बात है, बाकी उनके पास किताबें लिखने का टाइम जो है ना, मैंने अभी किसी टीचर के पास नहीं देखा कि इतना टाइम हो किताबें लिखे। सर बीएस में ना हमें ज़ूलॉजी पढ़ाई गई थी, माइनर में थी। तो उसका एक पेपर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, तो उसमें जो है ना वो हमारे फेलोज़ ने बुक ली हुई थी, तो मास्टर सक्सेस की थी वो बुक। अच्छा, मैंने उस बुक को देखा तो मुझे वो पेज जो है ना, वो चैप्टर, सारा टेक्स्ट जो है वो देखा देखा लगा। मैं सारा दिन सोचता रहा कि ये बुक जो है मैंने पहले देखी हुई है, जबकि वो मास्टर सक्सेस वाली तो मैं पहले दिन देख रहा था। तो उसी दिन मुझे पता चला कि मिलर एंड हार्ले का सेम टू सेम जो चैप्टर बुक में है वैसे का वैसे 19-20 का चेंज नहीं किया, एक्सरसाइज ऐड की है और बुक छाप दी है नई। तो अब मार्केट में मौजूद है, जो ज़ूलॉजी वाले हैं या आपने पढ़ा है बीएस में तो जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नेम भी वही है, सारा कुछ वही है, टेक्स्ट भी वही है, सारा कुछ एंड में एक्सरसाइज ऐड कर दी और नई बुक बन गई है मास्टर सक्सेस की। तो ये चीज़ जो है वो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैगम साहब कि कॉपी पेस्ट ही करते हैं, छापते हैं, तो उसमें मिस्टेक्स भी आ जाती हैं। और एक्सरसाइज में मैंने बाहर काफ़ी मिस्टेक्स देखी हैं। जो मास्टर सक्सेस वाली सीरीज़ है, कारवान का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैंने नहीं देखी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ शेयर करना चाहें, आपके पास कोई अहम पॉइंट हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो एनाटॉमी के हवाले से, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम टॉपिक जो है वो कल बता दिया था, तो ज़ाहिर सी बात है आप में से काफ़ी लोगों ने आज पढ़ा होगा एनाटॉमी को। तो कोई शेयर करना चाहे? ठीक है सर, तो ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, और जैगम साहब आपका शुक्रिया कि हमें टाइम देते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।